हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल पेपर क्लास 10th का सब्जेक्ट है हिंदी। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको आपके सीजी बोर्ड से लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। इससे पहले भी हमने आपका मैथ्स और साइंस का वीडियो अपलोड कर रखा है और आने वाले समय में हम मॉडल पेपर सारे सेट अवेलेबल करा देंगे आप लोग को। और आप लोग को इससे सैम्पल पेपर से आपको तैयारी करनी है, यानी मॉडल पेपर से आपको तैयारी करनी है, जिससे कि आपका थ्योरी में 70+ मार्क्स आ सके, 75 में। ठीक है, तो यदि आप इन सभी से आप अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम में, तो आप अगर यहाँ से तैयारियाँ करती हैं तो बेशक आपका स्कोर बहुत ही अच्छा होगा बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम यहाँ देखेंगे प्रश्न कि पहला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है। तो कैंसर है, टैक्स है, उदर रोग और हृदय रोग। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ब, यानी टैक्स की। तो टैक्स का जो है बीमारी, टैक्स बीमारी का डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। गृह प्रवेश कविता में कवि ने अपनी चौखट पर क्या लगाया था? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा धान की बालियों की झालर। ठीक है, धान की बालियों की झालर। अगला प्रश्न है मिट्टी से भरा कंटर में शब्द शक्ति है, तो कौन सी शब्द शक्ति है ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब इसमें जो शब्द शक्ति है, क्या क्या ऑप्शंस है आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति और अभिधा शब्द शक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर चौथा है कि आधुनिक युग की मीरा कहलाती है। तो आधुनिक युग की जो मीरा है वो कौन कहलाती है ये आपको बताना है। तो महादेवी वर्मा को ही हम आधुनिक युग का, यानी तो उनको मीरा कहते हैं। पांचवा देखिए, कल्लोनी नीलिनी और शब्द का प्रयोग किया गया है ना। कल्लो नीली शब्द का प्रयोग किया गया, किसके लिए किया गया है? तो नदी के लिए किया गया है। अब देखिए यहाँ से खाली स्थान यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए है। तो पहला जो प्रश्न है, नागर चलाने वाले को कहते हैं, तो क्या करते हैं? नगरीहा कहते हैं, है ना। ठीक है, नगरीहा कहा जाता है उसको। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपके पास कि बिलासपुर जिले का प्रमुख नाट्य है, तो कौन सा नाट्य है ये आपको यहाँ से बताना है ना। तो रहस होगा। ठीक है, क्या होगा उसका आंसर? रहस। अगला प्रश्न देख लीजिए, आधुनिक युग काल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, कौन सा महाकाव्य है? तो कमायनी। कौन सा है? कमायनी। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र मतलब भारत, है ना। और नर्मदा के खालिस्तान के कंठ से निकलती है, तो क्या निकलती है? अमरेश्वर। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? अमरेश्वर। अब अगला है सही जोड़ी संबंध, आपको यहां से बताना है। ठीक, तो प्रश्न है आपके पास तटवीर, है ना। तो तटवीर का क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा किनारा, है ना, मतलब तट मतलब नदी का किनारा। दूसरा है रीवा। ठीक है, तो रीवा क्या है? एक पेड़ का नाम है। ठीक है, एक पेड़ है। तीसरा है भक्तिन, तो भक्तिन का मतलब सेविका होता है ना। कुरुक्षेत्र का होगा रामधारी सिंह दिनकर, ये इनकी रचना है ना। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर द्वारा एक रचना है। अगला है आवा का होगा
परदेसी, ठीक है, परदेसी राम वर्मा। अब आगे के प्रश्न हैं आपके पास कि जेब, प्रश्न उत्तर है, जेब कतरा ने लेखक की माँ को कैसे पैसे क्यों भेजा, ठीक। तो इसका आप उत्तर यहाँ से अच्छे से सभी उत्तर को याद करेंगे, है ना, कि लेखक की माँ को जेब कतरे ने पैसे इसलिए भेजे क्योंकि उसने वह खत पढ़ लिया था जिसमें लेखक ने नौकरी छूट जाने के कारण पैसे न भेज पाने की बात लिखी थी। अगला प्रश्न देखिए, दिन सोता था रात सोती थी पर मैं जागता था का आशय क्या है। तो मजदूर के इस कथन, ये किसका कथन है, एक मजदूर का। तो मजदूर के इस कथन का आशय है कि वह निरंतर निर्माण कार्य में संलग्न, यानी निरंतर निर्माण कार्य में लगा रहता है। उसने कभी हार नहीं मानी, कर्तव्य विमुख नहीं हुआ, संसार की परिवर्तनशीलता उसके लिए मायने नहीं रखती, वह निरंतर अपने कर्म पथ यानी अपने कार्य की ओर अग्रसर रहता है। अगला प्रश्न है आपके पास, इन सभी प्रश्नों को आप अगर एक बार सुन भी लें तो काफ़ी कुछ आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। प्रश्न है, मारिया प्रथा ने श्रीकुमार की जिंदगी को किस तरह बदल दिया। तो मारिया प्रथा ने श्रीकुमार को किसान से मजदूर बना दिया। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, किंतु सामाजिक दबाव में उसे मारिया भात खिलाने हेतु अपनी खेती बेचनी पड़ी, है ना। मारिया भात खिलाने के लिए उससे क्या करना पड़ा, अपनी खेत को बेचना पड़ा और जीविका उपार्जन हेतु उसे मजदूरी करने को बाध्य होना पड़ा। नेक्स्ट है कि विंध्य और सतपुड़ा को लेखक ने किस रूप में चित्रित किया है। ठीक है, विंध्य एक पर्वत है, सतपुड़ा भी पर्वत है। तो विंध्य और सतपुड़ा का यह क्षेत्र अत्यंत मनोहारी है, इस मैकल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैकल पर्वत की दाहिनी भुजा विंध्याचल एवं बाईं भुजा सतपुड़ा है। इन दोनों के बीच से नर्मदा प्रवाहित होती है और पूर्व और पश्चिम तक भारत को यह अपनी विशालता से हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यह भी इम्पॉर्टेंट है 2024 के एग्जाम के लिए। महादेवी वर्मा अक्सर अपनी छुट्टियां कैसे बिताया करती थी। तो देखिए इसका सही उत्तर यही है कि महादेवी वर्मा अक्सर अपनी छुट्टियां गंगा नदी के तट पर बसे झूसी के खंडहर में बिताया करती थी। वे हमेशा अवकाश मिलते ही वहां आ जाती थी। वहां के लोग, प्रकृति का सौंदर्य उन्हें आत्मीय प्रतीत होता था। ठीक है, अब अगला प्रश्न 7वां है कि कोठी व धान छलक जाए ये जिंदगी फिर चमक जाए, पंक्ति का क्या आशय स्पष्ट है। तो इस पंक्ति का आपको आशय बताना है, लिखना है यहाँ कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि हम अपने भीतर जो सकारात्मकता होता है उसका संचार करें और हमें प्रेरणा मिले और हम विश्वास के साथ, परिश्रम के साथ आगे बढ़ें। अपने भीतर के अवसाद को खत्म कर अपनी मेहनत से अपने जीवन को प्रकाशित करें और उसे एक नई दिशा दें। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घीसा ही क्यों याद रहा। महादेवी वर्मा जी को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घीसा ही इसलिए याद रहा क्योंकि उस मलिन सहमे से नन्हे विद्यार्थी की आंखों में न जाने कौन सी जिज्ञासा भरी थी जो सिर्फ उन्हें ही देखा करता था। ऐसा लगता था मानो उसकी सारी विद्या बुद्धि को सीख लेना ही उसका एकमात्र लक्ष्य था। वह उन सबके बीच भी अकेला अपनी ओर महादेवी का ध्यान आकृष्ट करने में सफल रहा। उनकी संवेदनाओं में वह जी उठा था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, साहित्य को टके कमाने का साधन कभी नहीं बनना चाहिए, ये कहने के पीछे क्या विचार है, लिखिए। तो साहित्य को टके कमाने का साधन कभी नहीं बनना चाहिए क्योंकि साहित्य स्वतः सुखाय नहीं होता, उसके आदर्श समाज के हित कल्याण में निहित होते हैं। वह लोक हित
कारी होता है और अतः साहित्य के क्षेत्र में यह सिद्धांत उसकी उत्कृष्टता में मील का पत्थर साबित होता है। अगला प्रश्न मिलेगा आपको, अलसी के मनोभावों का वर्णन करना है। किसका? अलसी के मनोभाव का वर्णन करना है। तो अलसी का एक पौधा है, तो अलसी के पौधे पतले होते हैं और कहीं भी उग आते हैं या कहीं भी उग जाती है, इसलिए कवि ने उसे हठीली या जिद्दी कहा है। पतली होने के कारण उसे पतली व लचीली कमर की संज्ञा दी है और यह अन्य पौधों के साथ उग जाती है, इसलिए कवि ने यह भाव व्यक्त किया है कि यह मिलकर उगी है। उसके नीले फूल अत्यंत मनमोहक प्रतीत हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद इन प्रश्नों को आप पूरा सभी अच्छे से कंप्लीट करेंगे और फिर आगे आपको पद्यांश मिलेगा उसकी, जिसमें सब प्रसंग व्याख्या करना है। तो सबसे पहले आप संदर्भ लिखिए, फिर उसके बाद प्रसंग और उसके बाद पूरा उसका व्याख्या करना है आपको। ठीक है, इस प्रकार यहाँ से इसका विशेष भी आपको लिखना जरूरी है ना। फिर छायावाद की विशेषताओं का वर्णन करना है, ये और में क्वेश्चन से दिया हुआ है ना। और इससे पहले आपके पास जो मेन इसका क्वेश्चन मिलेगा ये प्रगतिवाद के लिए मिलेगा। प्रगतिवाद को समझाइए। ओके, और अगला प्रश्न है, फिर इसके बाद इसी के अथवा में क्वेश्चन मिल जाएगा, छायावाद की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर अगला नेक्स्ट प्रश्न है, सबका दुख अलग अलग होता है, किस तरह के दुख के अनुभव आपने किए हैं उन्हें लिखना है। इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से लिखने का प्रयास करें। अच्छे से अभी आप उसको रिवाइज कीजिए। फिर अपठित गद्यांश दिया हुआ है, इसे आपको लिखना है। फिर जो इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा जिसमें कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र है, तो इसका आवेदन पत्र लिखना होगा। इसमें आप विशेष कॉमा का विशेष ध्यान देंगे, है ना, कहाँ पास कॉमा लगाना है, क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो नंबर कटते हैं वहाँ से। फिर अगला जो पत्र लिखना होगा कि प्राकृतिक स्थल की विशेषताओं का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न होगा कि निम्नलिखित विषयों पर एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, जिसमें देखिए जो विषय है पर्यावरण प्रदूषण का कारण और निदान, छत्तीसगढ़ के दर्शनीय स्थल, समय का सदुपयोग और दिशाहीन युवा वर्ग। तो इसमें आपको जो निबंध लिखना होता है उसमें आप विशेषकर ध्यान दीजिएगा कि आपको पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि 8 नंबर के हैं तो लगभग आप कितना भी कम नहीं तो एटलीस्ट 6 या 7 पॉइंट लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, है ना। लगभग 250 शब्द यानी लगभग 2.5 से 3 पेज आपको लिखना है। तो यहाँ पर 2-3 आपके यहाँ मिल जाएंगे आपका निबंध, तो आप इसे भी देखकर शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ के तीर्थ स्थल के बारे में मिल जाएगा आपको, लेकिन आप पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो आपको मार्क्स अच्छे दिलाएंगे। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।